साल 1914। ये समय था नई टेक्नोलॉजी का, फिल्मों का, और खैर इस समय पे लोग तेजी से बदल रहे थे और नए नए आविष्कार हो रहे थे। तभी कुछ यूरोपियन देशों ने कहा, बहुत हुआ डेवलपमेंट, इट्स टाइम फॉर अ वॉर। यूरोप में सबको पता था कुछ बड़ा होने वाला है। फ्रांस को कुछ चीजें चाहिए थी जो जर्मनी ने उससे ली थी, और जर्मनी को सबका सब कुछ चाहिए था, और वो एक बड़ी नौसेना भी बना रहा था जिससे ब्रिटिश खुश नहीं थे। ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच रिश्ते काफी अच्छे हो रहे थे, पर बहुत से लोग जो ऑस्ट्रिया और हंगरी में रह रहे थे उनको ये दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी, और उसमें से कुछ देशों ने तो खुद को इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दिया था रशिया की मदद से। पूरे यूरोप में सब एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, और ये एक सच्चाई थी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफी ऊपर हो चुकी थी सिंस पिछले किसी भी बड़े वॉर से, और अब अचानक सब एक दूसरे को पेल देना चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के सेरोजिनो इलाके में कुछ सर्बियन और बॉस्नियंस रहते थे जिनको वहां पे रहना पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तभी ऑस्ट्रो हंगरी के राजा फ्रांस फर्डिनेंड ने अपनी ओपन टॉप कार में एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का निर्णय बनाया, और इससे पहले कि वो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते उनके ड्राइव का रूट मैप पेपर पे छाप दिया गया। और जी हाँ, वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। एक शूटर उनका इंतजार कर रहा था उसी रूट पर, और उसने उनकी कार पे बॉम्ब फेंका, पर वो निशाने से चूक गया और बॉम्ब पीछे वाली कार पे जाके गिरी जिसमें कुछ ऑफिसर बैठे थे। ये सब देख के राजा अंडरग्राउंड हो जाता है, और कुछ दिनों के लिए वो सबसे गायब हो जाते हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 कभी नहीं होता है। पर ऐसा नहीं होता, राजा अंडरग्राउंड नहीं होते, और इतना ही नहीं, वो अपनी उसी कार में बैठकर उन घायल ऑफिसर से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में। पर इस बार ड्राइवर जानबूझकर गलत रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है ताकि किसी को पता न चले, पर इत्तेफाक से उसी रास्ते पर उनको वही शूटर मिल जाता है जो पिछली बार निशाने से चूक गया था, और इस बार वो नहीं चुका। अब जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रिया हंगरी इस बात से खुश नहीं था कि उनके राजा को गोली मार दी गई, और उन्होंने सोचा कि सर्बियन गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ हो सकता है, जो कि शायद हो भी सकता है। तो अब ऑस्ट्रिया हंगरी अपने दोस्त जर्मनी के पास गया और बोला, दोस्त, सर्बिया को मैं उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। जर्मनी के हाँ कहते ही ऑस्ट्रिया ने एक लंबी इम्पॉसिबल डिमांड्स की लिस्ट सर्बिया को भेज दी, और जब सर्बिया ने ये डिमांड्स पूरा करने से मना कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी अच्छे दोस्त थे, और सर्बिया का रखवाला था रशिया, जो कि फ्रांस का अच्छा दोस्त था, जिसकी वजह से सबने एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। मॉन्टेनेग्रो ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। फ्रांस और ब्रिटेन में भी कुछ हद तक दोस्ती थी, तो जब फ्रांस ने ब्रिटेन से पूछा, ब्रिटेन तुम हमारी टीम में हो ना, तो ब्रिटेन ने कहा हाँ शायद, और फिर कहा हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। अब ये बात जर्मनी के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि जर्मनी के पास एक प्लान था। उनको पता था कि रशिया इतना बड़ा है कि उसको काफी टाइम लगने वाला है वॉर के लिए रेडी होने में। इस वजह से जर्मनी ने इस आदमी को इंचार्ज बनाया अपनी आर्मी का, और प्लान ये था कि जर्मनी अपनी आर्मी को बिजली की रफ्तार से फ्रांस के अंदर भेजेगी जब तक रशिया युद्ध के लिए तैयारी करता रहेगा, और फिर जर्मनी फ्रांस को हराने के बाद अपनी आर्मी को रशिया की तरफ भेजेगा और रशिया को हरा देगा, और फिर पूरी यूरोप में सब लोग जर्मन बोलने लगेंगे और दुकानों में सिर्फ जर्मन खाना मिलेगा। इस प्लान में बस एक प्रॉब्लम था। फ्रांस ने अपने जर्मन बॉर्डर पर बहुत सारे किले और बंकर बनाए थे, और जर्मनी इन बंकर में लड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसने फैसला किया कि हम घूम कर जाएंगे बेल्जियम के रास्ते से। बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री थी, बेल्जियम वॉर में नहीं था, पर जर्मनी अपने 7.5 लाख आर्मी पर्सनल को बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस के बॉर्डर तक पहुंचाना चाहता। जर्मनी को लगा कि बेल्जियम चुपचाप उसकी बात मानेगा और रास्ता दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने जर्मन फोर्सेस को अच्छे से जवाब दिया और काफी दिन तक रेजिस्ट किया। इतना ही नहीं, जर्मनी फोर्सेस का एडवांस भी स्लो कर दिया। दोनों तरफ से काफी जाने गए, और जर्मनी सोच ही रहा था कि इससे बुरा क्या हो सकता है। तभी इंग्लैंड ने कहा कि न्यूट्रल कंट्रीज पे जर्मनी ने हमला किया है, इसलिए हम भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करते हैं। खैर, इस सबके बीच जर्मन आर्मी बेल्जियम को पीछे ढकेलते हुए फ्रांस के बॉर्डर तक पहुंच रही थी। इसी बीच जर्मन सैनिक नोकदार हेलमेट और इंसानी खोपड़ी वाली टोपी में नजर आए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लोग आपको विलन ना समझें, तो गुड लक। और इसका फायदा एलाइज मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और सर्बिया, इन्होंने खूब उठाया और अपने प्रोपेगेंडा की मदद से जर्मन आर्मी को पूरी दुनिया की नजर में विलन बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे ज्यादा असर हुआ अमेरिका में। अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को लगता था कि वो बहुत बड़े मीडिएटर हैं और वो सब देशों के बीच में मांडवली करवा सकते हैं और युद्ध रुकवा सकते हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में एथनिक जर्मन रहते थे। जब शुरुआत में वॉर डिक्लेयर हुआ तो वो सब प्रो जर्मनी थे, पर बेल्जियम में जर्मन सेना द्वारा किए गए वॉर क्राइम और ब्रिटिश प्रोपेगेंडा के खबरों सुनकर वो सब शर्मिंदा हो गए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में फ्रेंच सोल्जर कहाँ है? क्या आपको दिखा? आसान था ना? उसने एक ब्राइट ब्लू कलर की आर्मी यूनिफॉर्म पहनी है और रेड कलर की पैंट। और क्या आप जानते हैं आपके अलावा इसको और किसने आसानी से देख लिया? जर्मन्स ने।
तो जब फ्रांस के सैनिक धीरे धीरे फॉर्मेशन में मार्च कर रहे थे अपने बॉर्डर के पास, तो जर्मन ने उनको आसानी से मार गिराया अपनी बड़ी बड़ी तोपों से। लगभग सभी देश जो ये वॉर लड़ रहे थे, उन सब का वॉर लड़ने का तरीका पुराना था और सभी देशों को खुद के वॉर लड़ने के तरीके और यूनिफॉर्म दोनों को समय के साथ धीरे धीरे बदलना पड़ा। आखिर रशिया वॉर के लिए तैयार था, जितना जर्मनी ने सोचा था उससे काफी पहले। जर्मनी ने कहा, ऑस्ट्रिया हंगरी, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो जर्मनी को अपने कुछ सैनिकों को ईस्ट की तरफ भेजना पड़ा ताकि रशिया का एडवांस रोका जा सके। चलिए मिलते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्मी चीफ से। जी हाँ, ये आदमी ऑस्ट्रिया हंगरी का आर्मी चीफ है। हालांकि इसके मूछें काफी अच्छी हैं, पर इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी उतनी ही खराब। ये आदमी हमेशा जर्मनी की एडवाइस पर ध्यान नहीं देता था और फिर मुंह खाने के बाद जर्मनी से सैन्य मदद मांगता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया ने भी धोया और उसके हर वॉर का जवाब बराबर दिया। खैर, नॉर्थ में जर्मनी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने रशिया की 2nd बटालियन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस तरफ वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मन आर्मी लगातार एडवांस कर रही थी और फ्रांस के बॉर्डर के अंदर तक घुस रही थी। पेरिस उनसे कुछ ही दूरी पर था और इस समय ये बोलना गलत नहीं होगा कि जर्मन आर्मी जीतती हुई दिख रही। पर तभी चीजें गलत होना शुरू हो गई जर्मन आर्मी के लिए। फ्रेंच आर्मी चीफ को पता था कि उनको कुछ करना होगा और वो भी जल्दी। उन्होंने अपनी आर्मी को पीछे ना हटने और लड़ते रहने का ऑर्डर दिया, जिसके रिजल्ट में फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर भीषण लड़ाई हुई और एलाइज ने मिलकर जर्मन आर्मी के बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया। उस गैप का इस्तेमाल करके एलाइड फोर्सेस जर्मन आर्मी के पीछे जा सकती थी और पीछे से जर्मन आर्मी पर अटैक हो सकता था, जिसकी वजह से जर्मन आर्मी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और अटैकिंग से डिफेंडिंग पोजीशन में आना पड़ा। डिफेंडिंग पोजीशन में आने के लिए जर्मन आर्मी ने जमीन में 5 फीट गहरे गड्ढे किए, जिसको इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है, ठीक उसी तरह जैसे बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने किया था। एलाइज ने भी ठीक वही किया। जर्मन ट्रेंचेस के पैरेलल ही उन्होंने अपना भी ट्रेंच खोदना शुरू कर दिया और दोनों तरफ से एक ट्रेंच बनाने की होड़ लग गई। दोनों तरफ जब ट्रेंच बन के रेडी हुआ तो वो ट्रेंच की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी और ये शुरुआत थी एक ट्रेंच वॉरफेयर की। चलिए ट्रेंच वॉरफेयर को समझते हैं। 2 अपोजिंग ट्रेंचेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों के बीच में एक खाली एरिया होता है। कई बार दोनों ट्रेंचेस के बीच में काफी भारी गोलाबारी होती है और ये गोलाबारी कई हफ्तों तक चल सकती है, जो कि मानसिक रूप से सैनिकों को काफी कमजोर बना देती है। फिर जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो अपने ट्रेंच से बाहर आकर नो मैंस लैंड को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जो कि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि डिफेंडिंग ट्रेंच वाले उन पे अपनी भारी गोलाबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं। और जो अटैकर्स होते हैं वो एक के बाद एक अपने वेव भेजते रहते हैं, जब तक कि वो खुद हार ना मान ले या कि डिफेंडर को उनके ट्रेंच में पहुंचकर उनको मार न दे। इसमें कई महीने लग सकते हैं और हजारों जाने जा सकती हैं, सिर्फ कुछ किलोमीटर की जमीन हासिल करने के लिए। हालांकि ट्रेंचेस में रहना ही अपने आप में काफी मुश्किल था ना, कि आपको सांप, बिच्छू, कीचड़, चूहे, बैक्टीरिया, सड़ा हुआ मांस, लाश, ये सब अपने आप में ही एक डरा देने वाली बात है। ये हजारों सैनिकों की जान गोली से पहले उनके ट्रेंचेस ही ले लेते थे।